जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का बालाजी फिजिक्स क्लासेज में। मेरा नाम है संतोष कुमार। तो देखिए, आज के हम इस लेक्चर में एक नए टॉपिक की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि हमने कल बोला था आपसे, एक नया टॉपिक आज की क्लास में स्टार्ट हुआ, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है? जैसे हमारा चैप्टर का नाम था, आपका चैप्टर का नाम क्या था? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, ये चैप्टर का नाम था। तो हमने अब तक वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ लिया है, बहुत अच्छी तरीके से वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ा है हमने। यानी कि आवेश आवेश क्या होता है, आवेश पर आवेश के मतलब कैसे फोर्स लगता है, गुणों के बारे में, मतलब बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। इससे हमारे जो 5 लेक्चर पहले हो चुके हैं उनमें। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम जो चैप्टर में दूसरी चीज दी है हमको, क्षेत्र, यानी कि वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे मान के चलिए, हमने पढ़ा है कि जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई आवेश है Q, प्लस Q आवेश है। ठीक है, ये हमारे पास कोई प्लस Q आवेश है। अब हमने एक चीज देखी है कि इसके पास में अगर कोई मान के चलिए आवेश रखा हुआ है, ये मान के चलिए ये भी प्लस Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो इस पर एक फोर्स लगता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी वैद्युत बल बोलते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षण फोर्स लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर एक फोर्स लगता है। अब जैसे मान के चलिए हम इस आवेश को यहाँ पे ले गए, तो इसके अंदर एक फोर्स लगेगा, और फोर्स ज्यादा लगेगा और डिस्टेंस कम होगा, मतलब कुछ चेंज आएगा फोर्स में। हम इस फोर्स को यहाँ पे ले गए, वो आवेश को, तो यहाँ पर भी इसके अंदर कोई फोर्स आएगा। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर इतनी इससे दूर लेते जाएंगे और इसके पास ला जाएगा तो फोर्स चेंज होता जाएगा। यानी कि इसका इसका एक ऐसा रीजन होगा, इस आवेश के चारों ओर एक ऐसा रीजन होगा जिसके अंदर इसके इसके यानी कि जो आवेश है उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, और कोई पॉइंट ऐसा होगा कि जैसे मान के चलिए एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, अब ये फोर्स का अनुभव नहीं कर रहा है, यानी कि अब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसके कारण अब इस पर फोर्स बहुत मिनिमम लग रहा है, मतलब लग ही नहीं रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है, और इस तैसे इस रीजन में आता है, यानी कि इस क्षेत्र में आता है, इस रीजन में आता है, तो इसके इसके इस आवेश के ऊपर फोर्स लग लगता है। ठीक है, तो यानी कि एक ऐसा रीजन, किसी भी आवेश के चारों ओर एक ऐसा रीजन जिसमें कोई दूसरा आवेश रखने पर उस आवेश पर, मतलब वो आवेश फोर्स का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है वो आवेश, उसी रीजन को वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मान के चलिए ये हमारे पास कोई आवेश है। ठीक है, अब आवेश के पास हम आवेश लेके आए, एक और आवेश, तो जब एक और आवेश लेके आए तो फोर्स लगता है, तो इस आवेश को हम यहाँ पे ले गए, यहाँ पे ले गए, तो यानी मतलब एक रीजन होगा, जिस दायरे में, एक दायरा होगा, जिस दायरे के अंदर अंदर उसमें फोर्स लगेगा। ठीक है, और जैसे उस दायरे से बाहर चले जाएंगे तो फोर्स मतलब नहीं लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो जो दायरा होगा ना, जो क्षेत्र होगा, रीजन होगा, उसी रीजन को हम वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, देखिए भी डेफिनेशन से और समझाऊंगा मैं आपको। जैसे वैद्युत क्षेत्र की आपकी डेफिनेशन होती है कि किसी आवेशित कोई आवेशित बॉडी, या मतलब हिंदी में लिख रहे हैं तो कोई आवेशित वस्तु, किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर होगा, यानी ये आवेश है तो इधर भी होगा, इसके इधर भी होता नहीं, चारों ओर। ठीक है, चारों ओर किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य
तो देखिए, किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण दो बल का अनुभव करेगा, हम पढ़ चुके हैं। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उस क्षेत्र में लाने पर कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्षेत्र का अनुभव, वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। ठीक है, तैयार हो जाता हूँ और नोट्स बनाते चलिए आप। ठीक है, अब देखिए, अब एक नई चीज आती है आपकी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड समझे। अब आता है आपका इलेक्ट्रिक यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपका आ भी जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए, कोई भी पूछ लेता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र तो आपकी समझ में आ गया। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है आपकी कि वैद्युत क्षेत्र में यानी कि जैसे मान के चलिए कोई आवेश है, ये आवेश है। ठीक है, ये आवेश तो एक क्षेत्र बनाएगा। मान के चलिए इसने एक क्षेत्र बनाया। अब इसमें मान के चलिए कोई आवेश लेके आए हम। ठीक है, ये आवेश लेके आए तो इस पर एक बल लगेगा ना इस क्षेत्र में। ठीक है, तो वही होता है, यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक, एकांक का मतलब 1 कूलम, यानी कि 1 कूलम। आप धनावेश भी ले सकते हो, ऋणावेश भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं धनावेश लूंगा, तो यानी कि जैसे मान के चलिए ये आपका क्षेत्र है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है। तो मान लीजिए प्लस क्यू के कारण आपका ये वैद्युत क्षेत्र है। तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र में प्लस के 1 कूलम, प्लस के 1 कूलम आवेश पर, प्लस के 1 कूलम आवेश पर जितना फोर्स लगता है उसे ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर, अब वैद्युत क्षेत्र है तो उस वैद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश लेके आओगे आप तो उसमें फोर्स लगेगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा, चाहे पॉजिटिव ला चाहे नेगेटिव लेके आओ। ठीक है, तो यानी कि जब 1 कूलम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उस 1 कूलम आवेश पर जितना फोर्स लगता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए जिससे आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक, एकांक का मतलब होता है यूनिट, यूनिट मतलब 1 कूलम। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश, एकांक धनावेश, धनावेश लिख, धनावेश हो गए, एकांक धन आवेश, एकांक धनावेश पर
लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे ई से लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि किसी किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश यानी कि 1 कूलॉम आवेश पर लगने वाले बल को या वैद्युत बल को, ठीक है, लगने वाले वैद्युत बल को, यहाँ पे वैद्युत बल वैद्युत कर लीजिए, लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको यहाँ से क्या लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बल लग रहा है आपको, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो एक प्रकार का बल ही होता है, आपका वैद्युत बल होता है, लेकिन वो एकांक धनावेश पर लगता है, इसलिए उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, अब एकांक धनावेश पर जितना बल लगे उसे तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले। अब मान चलिए कोई क्यू आवेश आ गया, ठीक है, तो अगर कोई क्यू आवेश आ गया तो उस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, तो वो होती है आपकी ई बराबर, यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है आपका एफ बट्टे क्यू। ठीक है, यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है आपका ई बराबर एफ बट्टे क्यू। तो इसे आप नोट कर लीजिए, जिसमें ई वेक्टर एफ वेक्टर, इसको मैं अभी बताऊंगा आपको, और देख लीजिए, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, तो देखिए, अब हमारा यहाँ से फॉर्मूला निकल के आया आपका ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू वेक्टर। इसका मतलब होता है कि जब क्यू आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जब क्यू आवेश रखते हैं तो यहाँ से उस पर कितना फोर्स निकलता है उसको निकाल देते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले से। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैद्युत क्षेत्र, ये एक सदिश राशि होती है, ठीक है, इसका मात्रक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है आपका वोल्ट प्रति मीटर और या न्यूटन प्रति कूलम। दो मात्रक होते हैं आपके, वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपकी वो एक सदिश राशि होती है, यानी वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सदिश राशि होती है। जब ये सदिश राशि, जब तो इसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ, फोर्स तो आपका यानी बल तो आपका सदिश राशि होता ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सदिश राशि होती है। अब देखिए, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की विमा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की विमा, तो इसकी विमा क्या होती है, तो देखिए, ई बराबर क्या होता है आपका एफ अपॉन क्यू। तो फोर्स की विमा कितनी होती है, बल की विमा क्या होती है एम एल टी माइनस टू, ठीक है, बल की विमा एम एल टी माइनस टू होती है। और आवेश की विमा कितनी होती है, आवेश की विमा ए टी होती है, तो ए टी हो गई आपकी। अब देखिए, एम एल, इस टी को ऊपर जाएगी तो माइनस का वन हो जाएगा, दो माइनस के ऊपर से पहले से ही है तो माइनस का थ्री और ए माइनस का वन, तो ये हो गया आपका। तो वैद्युत क्षेत्र की जो विमा निकल के आई है वो आपकी इतनी निकल के आई है, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है, ये इसकी विमा निकल आई। और एक सदिश राशि होती है,
ठीक है। अब देखिए, मैं आपसे बोल रहा था इसका मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कि एफ वेक्टर इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई वेक्टर। यही तो हो जाएगा आपका फॉर्मूला यहाँ से। ठीक है, मैं मतलब कैसे उड़ा करके लिख गया, तो देखिए यानी कि एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर। अगर आप जैसे कितने उसने वेक्टर में दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी उसने वेक्टर में, आई कैप जे कैप, और फोर्स दे दिया वेक्टर में, तो क्या करेंगे, तो इसमें हम आवेश को विद साइन रखेंगे, यानी कि साइन के साथ रखेंगे। ठीक है, चिन्ह के साथ चिन्ह के साथ का मतलब हो गया, जैसे अगर आपका आवेश प्लस का है तो प्लस का होता ही है, अगर आपका माइनस का आवेश है तो उसमें माइनस का ही रहेगा। जब माइनस का 10 कूलम है तो माइनस का 10 कूलम रखेंगे। ठीक है, और देखिए अगर F बराबर क्यू ई, यहाँ से आता आपका F बराबर क्यू ई, अगर ऐसे मतलब आ जाए तो इसमें आपको केवल मैग्नीट्यूड रखना है। ठीक है, यानी परिमाण। ठीक है, जैसे माइनस के 10 कूलम है, अब इसका परिमाण क्या है, इसका परिमाण है 10। ठीक है, और चिन्ह के साथ इसको कैसे लिखेंगे, माइनस के 10 क्वेश्चन में लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब इसका ही मतलब होता है, यानी कि अगर आपका ऐसे क्वेश्चन आ जाए, यानी कि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड दी हो, जैसे मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड दी थी उसमें 5 न्यूटन प्रति कूलम, तो उसमें डायरेक्ट केवल परिमाण रख देंगे। लेकिन अगर उसने वेक्टर में दे दिया, आई कैप जे कैप में दे दिया, तो उसको हम माइनस के साथ रखेंगे। ठीक है, यही होता है वेक्टर का मतलब। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड को पूछे तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसी क्षेत्र को, जितने क्षेत्र मतलब अनुभव करेगा, उसी सारे क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, तो ये देख लिया। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यानी वैद्युत क्षेत्र में 1 कूलम आवेश पर जितना बल लगता है उसी को वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कहते हैं। वहां से आपका एक फॉर्मूला निकल के आया है, E बराबर एफ अपॉन क्यू, और ये सब चीज समझ आ गई आपको। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए तो अब देखिए, अब जैसे अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो पढ़ लिया। ठीक है, अब जैसे अब देखेंगे हम, यहाँ से आपके 2 नोट पॉइंट निकल के आते हैं। पहला नोट पॉइंट, इसको नोट पॉइंट में डाल दीजिए आप। जैसे मान के चलिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है उसने इतना, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है उसने। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही आपका आया करेगा, ये उसने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यदि यदि Q यानी आवेश, यदि आवेश धनात्मक यानी कि पॉजिटिव हो, 2 केस बनेंगे इसमें। ठीक है, यदि आवेश धनात्मक हो, जैसे मान के चलिए ये प्लस के कूलम, प्लस का आवेश है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इतनी है। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और चीज आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा। ये लिख लीजिए, उसमें जैसे मैंने आपको लिखवाया था विमय के नीचे आप लिख लीजिएगा दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ई की दिशा होती है आपकी धनावेश पर जिधर की डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में उसकी दिशा होती है। ठीक है, तो धन आवेश
पर लगने वाले विद्युत बल, लगने वाले विद्युत बल ही लगेगा, तो लगने वाले विद्युत बल की दिशा में होती है। ठीक है, यानी कि धनावेश पर जिधर विद्युत बल लगता है, यानी जिधर की डायरेक्शन में धनावेश पर फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में, अब वेक्टर है तो दिशा होगी, तो उसी डायरेक्शन में उसकी दिशा होती है। ठीक है, अब देखिए, तो एक पॉइंट ये निकल गया है कि यदि आवेश धनात्मक, इस चीज को उसमें डाल लेना, उसमें नीचे, ठीक है, लिख लेना। अब देखिए, पहला पॉइंट निकल के आता है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव आवेश रखा हुआ हो तो उस पर फोर्स कितना, फोर्स मतलब किस डायरेक्शन में रहेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई, यानी कोई भी आवेश होगा तो उस पर फोर्स लगेगा। ये तो आपको विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से डन हो गया था कि रीजन में कोई दूसरा आवेश लाते हैं तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, तो यानी फोर्स तो लगेगा आवेश पर। ठीक है, अब जैसे पॉजिटिव आवेश आ गया आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव आवेश पर किधर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव आवेश पर यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगेगा। ठीक है, यानी कि जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी उधर ही बल लगेगा। अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की डायरेक्शन में होती तो यानी कि पॉजिटिव आवेश पर फोर्स उधर की डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, यानी कि फोर्स पैरेलल होगा ई के। ठीक है, यानी जिधर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उधर की डायरेक्शन में आपकी, जिधर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उधर की डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट निकल गया था यहाँ से आपका, जैसे मान के चलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया आपको। ठीक है, ये मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी उसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इधर की डायरेक्शन। अब मान के चलिए आपका इसमें लिख लीजिए नीचे, यदि आवेश ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव हो, यदि आवेश ऋणात्मक हो, अब आवेश दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव के बारे में समझ लिया, अब नेगेटिव के बारे में समझ लिया। अगर आवेश आपका नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आवेश पर किधर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नहीं विपरीत दिशा में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में तो इसको फोर्स लगेगा इधर की डायरेक्शन में। ठीक है, यानी एंटी पैरेलल। अगर अगर आपका नेगेटिव आवेश रखा हुआ हो, यानी कि ऋणात्मक आवेश रखा हुआ हो विद्युत क्षेत्र में, तो उस पर फोर्स आपका विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, एफ आपका विपरीत दिशा में लगा तो एफ वेक्टर एंटी एंटी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, विपरीत दिशा में बल लगता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप इससे, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और अपनी भी भाषा में लिख सकते हैं। अगर आवेश यानी अगर विद्युत क्षेत्र में धनात्मक आवेश हो तो उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, और अगर विद्युत क्षेत्र में ऋणात्मक आवेश हो तो उस पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए, इसको नोट करता हूँ, वो साफ करता हूँ। नोट्स बनाते जाना आप, जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ उसी तरीके से, बढ़िया तरीके से आप नोट्स बनाते रहना। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है कि अब आपके यहाँ से, यानी कि अब यहाँ से आपकी एक नई चीज स्टार्ट हो गई। जैसे क्वेश्चन आएगा आपका डेरिवेशन, अब आपकी यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट होगी। मैं यही बता रहा था आपको, मुझको ज़्यादा ध्यान नहीं आ रहा था। यानी अब आपकी यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएंगी फिजिक्स में।
आपने सुना होगा फिजिक्स में डेरिवेशन होती है 12th क्लास में, तो आपकी यहाँ से अब डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएंगे इस चैप्टर में। जैसे इलेक्ट्रिक, यानी कि उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक पहली डेरिवेशन देखिए आप। जैसे आपका क्वेश्चन आएगा कि बिंदु बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इसमें आपका इस तरीके से डेरिवेशन आएगा कि किसी बिंदु के कारण, किसी बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले। यानी किसी भी बिंदु, किसी जैसे बिंदु आवेश, कोई भी बिंदु आवेश है, मान के चलिए ये आपका क्यू बिंदु आवेश है। अब इससे मान के चलिए कोई किसी भी मतलब कोई भी बिंदु, जैसे मान के लिए इससे आर डिस्टेंस पर हमने एक बिंदु मान लिया पी। इस पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। यानी किसी भी बिंदु पर किसी किसी बिंदु आवेश के कारण, ये बिंदु आवेश होता है, तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप समझ गए। तो जितने भी डेरिवेशन होंगे हमारे, उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकलवाएगा आप, ठीक है। तो आपकी एक नई चीज स्टार्ट होती है यहाँ से, डेरिवेशन। तो देखिए इनको कैसे करेंगे आप, इस चीज को कैसे करेंगे। तो इसमें पूछ रहा है बिंदु और ऐसे भी आ सकता है आपका बोर्ड एग्जाम में, बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से आता है, लेकिन हमको तो केवल फॉर्मूला याद करना है कंपटीशन के लिए। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। लेकिन बोर्ड, अगर जो बच्चे बोर्ड की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बोर्ड के लिए आपको मैं आपका एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके ले चलूंगा, तो आप बोर्ड के लिए भी समझ सकते हैं। तो बोर्ड में आ सकता है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, या ऐसे आ सकता है बिंदु आवेश के कारण कूलम के नियम के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को, यानी कि डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान के चलिए हमने कोई बिंदु आवेश मान लिया पी, वो क्यू, ये कोई प्लस का क्यू, क्यू आवेश है हमारा, ठीक है। इससे मान के चलिए कोई आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर एक आवेश मान, एक पॉइंट मान लिया पी, यानी कि क्यू आवेश से पी डिस्टेंस पर कोई, मतलब पी क्यू आवेश से आर डिस्टेंस पर कोई बिंदु है पी, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो अब जैसे मान के चलिए पी पॉइंट है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर कोई आवेश रख लीजिए आप, मान के चलिए यहाँ पर हमने कोई क्यू नॉट आवेश रख लिया, ठीक है। क्यू नॉट आवेश आवेश रख लिया, तो ऐसा भी मान सकते हैं आप कि इस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, या इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ठीक है। तो वही निकालेंगे हम। तो देखिए अब इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन में होगा, इधर की डायरेक्शन में ही होगा। ये भी मान के चलिए प्लस का आवेश है, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो यानी कि फोर्स की डायरेक्शन इधर डायरेक्शन में होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर डायरेक्शन में होती है, फोर्स की डायरेक्शन में ही होती है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो इस डायरेक्शन में इस पर वैद्युत क्षेत्र बनेगा। अब जो ई निकलेगी वो कितनी निकलेगी, ई निकलवाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो बोर्ड में हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, यहाँ पे लिख लीजिए आप सोल्व। अब देखिए, अब इसमें पहले हमको थोड़ी थोड़ी सी लिखनी पड़ती है, यानी माना वगैरह लिखना पड़ता है हमें इसमें। तो देखिए कैसे लिखेंगे, माना, माना जैसे आप ओ पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। माना कोई बिंदु हो, माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक है। माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक है। और इससे
आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर Q नोट आवेश रखा है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, समझिए इस चीज को, यानी कि समझिए एक बार और, मैं आपको ढंग से समझाता हूँ एक बार और, कि हमारे पास डेरिवेशन आता है, यानी कि हमारे पास यहाँ से एक डेरिवेशन का मतलब होता है एक फॉर्मूला निकलेगा हमारे पास। ठीक है, तो क्या होता है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जब वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, तो जैसे मान के चलिए कोई बिंदु आवेश मान लिया हमने P, यहाँ से कोई बिंदु मान लिया P, आर डिस्टेंस पर कोई बिंदु मान लिया P, जिस पर हमने मान के चलिए कोई Q नोट आवेश रख दिया है, इस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे E। ठीक है, डायरेक्शन आप समझिए होंगे कि डायरेक्शन कैसे होगी, तो उसमें हम माना वगैरह में लिखेंगे, पहले हम माना वगैरह लिखेंगे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास E क्या होता है, E का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर होता है F/Q, यही तो होता है, ये इसको हम जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे कूलोम के नियम से E अपने आप निकल आएगा हमारा, अगर हमें फोर्स पता होगा और आवेश पता होगा। ठीक है, तो देखिए कूलोम के नियम से, अब देखिए अब फोर्स निकालेंगे हम इस पर। ठीक है, तो फोर्स इस पर कितना निकलेगा, फोर्स पर निकला K Q नोट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फोर्स निकल आया, K Q नोट अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फोर्स निकला है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा फोर्स कितना है K Q नोट अपॉन आर स्क्वायर। अब Q का मतलब होता है जिस वो वाला आवेश जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किस आवेश पर निकाल रहे हैं, इस आवेश पर निकाल रहे हैं, तो इसी आवेश को रखेंगे। ठीक है, इनटू Q नोट। अब देखिए Q नोट से Q नोट कट गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना निकल गया है हमारा, K Q अपॉन आर स्क्वायर। तो इस जगह पर, यानी कि इस पॉइंट पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इतनी होगी K Q अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। यही तो होता है हमारा मात्रक, न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, अगर जैसे हमने मान लिया यहाँ पर Q नोट है, हम Q नोट नहीं मान रहे हैं, हम यहाँ पर 1 कूलम मान लेते हैं। ठीक है, हम ऐसे भी तो इसको कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमें केवल, हमारे पास यहाँ पर आवेश नहीं है, हमें केवल वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 1 कूलम मान लेंगे, 1 कूलम आवेश मान लेंगे। ठीक है, तो 1 कूलम आवेश मान के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर F बराबर K Q और 1 अपॉन आर स्क्वायर, फोर्स यहाँ पर इतना ही तो निकल के आएगा हमारा। ठीक है, फोर्स हमारा इतना निकल के आएगा, तो E बराबर क्या होता है F अपॉन Q। 1 कूलम में तो फोर्स भी हमारा कितना हो जाएगा, वो Q कितना हो जाएगा 1, तो देखिए F कितना है K Q आर स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 1, तो यहाँ से भी K Q अपॉन आर स्क्वायर निकला है। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। इस तरीके से डेरिवेशन करते हैं हम। ठीक है, जिसमें हमें माना वगैरह लिखना पड़ता है, और ये आपकी बहुत छोटी डेरिवेशन है, ये आपकी पहली डेरिवेशन है। वैसे ये तो मतलब पॉइंट के कारण क्या होता है आवेश, उसके बारे में ये निकला है। ठीक है, अब देखिए अब ये हमने समझ लिया। ठीक है, तो यानी बिंदु आवेश के कारण कितना निकलता है हमारा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो निकलता है आपका K Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए
अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, यानी कि वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। वैद्युत बल रेखाएं, अब इस चीज के बारे में बात करेंगे। वैद्युत बल रेखाएं, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? अब जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में पढ़ा, और एक डेरिवेशन भी कर लिया छोटा सा, यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होती है, उस चीज के बारे में पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब देखिए, अब आती है आपकी वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? अब जैसे ये कोई पॉजिटिव आवेश है, ठीक है, पॉजिटिव क्यू आवेश है, तो मतलब किसी आवेशित वस्तु, कोई आवेशित वस्तु या मतलब आवेशित बॉडी, कोई भी चीज मान लीजिए, या आवेशित कण, ठीक है, तो यानी कि किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर खींची जाने वाली, यानी कि चारों ओर कुछ ऐसी रेखाएं खींचेंगे, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है। ये क्या होती है? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो यानी किसी आवेश के चारों ओर खींची जाने वाली वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करती हैं, उन्हें हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। जैसे ये कोई आवेश है, तो इसके चारों ओर इस तरीके से, यानी कि ये कोई आवेश है, तो इसके चारों ओर इस तरीके से रेखाएं होती हैं, इस तरीके से रेखाएं होती हैं जिन्हें हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और ये काल्पनिक रेखा होती हैं, यानी कि हमें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। और और ये रेखाएं क्या होती हैं? ये रेखाएं वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आपके? अभी देखिए, मैं डेफिनेशन और लिखता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से। देखिए, किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर खींची जाने वाली वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करती हैं, उन्हें वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे
कि किसी आवेश के चारों ओर बे काल्पनिक रेखाओं का मतलब हो गया, यानी कि जो हमें दिखाई नहीं देती है, काल्पनिक, जिन्हें हम काल्पनिक बोलते हैं, जो चीज हमें दिखाई नहीं देती उसे हम काल्पनिक बोलते हैं। तो बे काल्पनिक रेखाएं रेखा ही होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करती हैं। जब से हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र मतलब जिनसे बनता है और जो वैद्युत क्षेत्र को बनाती हैं उन्हें हम वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जो वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जो काल्पनिक होती हैं, उसके चारों ओर खींची जाने वाली होती है, उन्हें हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे ये तो आपके समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे इनके गुणों के बारे में, कि जैसे ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, इस चीज के बारे में पढ़ लिया। अब ये कैसी होती हैं, इनके क्या क्या गुण होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने आवेश के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार से वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके बोर्ड में आ जाती हैं। ठीक है, और इनके जो गुण होते हैं वो आपके यूज होते हैं आगे, मतलब जो डेरिवेशन होंगे और चैप्टर में यूज होंगे उनके गुण। ठीक है, तो देखिए बोर्ड में किस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है। बोर्ड में इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि वैद्युत बल रेखाएं लिखिए और एवं इनके गुणों के बारे में बताइए, इनके गुण लिखिए। ठीक है, उस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन आता है। तो देखिए, इसको नोट कर लीजिए आप डेफिनेशन को। अब देखिए, अब हम वैद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी कि इनके गुण क्या होते हैं, मैं आपको बता रहा था अभी। वैद्युत बल रेखाओं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो इसमें पहला गुण आता है आपका कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से तो निकलती हैं, यानी जो धनावेश होता है उससे तो निकलती हैं, और जो ऋणावेश होता है उसमें प्रवेश करती हैं, या मतलब उसमें आके गिरती हैं, यानी उसमें समाप्त होती हैं। ठीक है, तो देखिए, ये रेखाएं धनावेश यानी पॉजिटिव से निकलती हैं और ऋणावेश यानी कि नेगेटिव में प्रवेश या समाप्त होती हैं, प्रवेश करती हैं, समाप्त होती हैं। ठीक है, देखिए, जैसे ये मान के चलिए कोई आपका प्लस आवेश है, ये आपका ये आपका प्लस आवेश है, तो क्या होगा कि इससे निकलेंगी ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से निकलेंगी। ठीक है, और जो ऋण आवेश होगा यानी कि आपका ऋणात्मक आवेश होगा उसमें प्रवेश करेंगी। तो इसमें से भी मान के चलिए जहाँ निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से होंगी। थोड़ा साफ सा चित्र बना देता हूँ मैं। जिससे आपको
ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि पॉजिटिव मैसेज तो निकलेंगे, और ऋणावेश यानी नेगेटिव में ये मतलब प्रवेश करेंगे, यानी ऋणावेश की ओर आएंगे और पॉजिटिव से दूर जाएंगे। ठीक है, मतलब निकलेंगे पॉजिटिव से ऋणावेश में आएंगे। ठीक है, तो ये इनका पहला गुण होता है, वैद्युत बल रेखाओं का ये पहला गुण होता है, यानी कि पॉजिटिव आवेश से निकलती हैं और ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो देखिए अब आते हैं दूसरे गुण पर। यानी कि जिस जगह पर ये वैद्युत बल रेखाएं समान होती हैं, जैसे ऐसे मान लीजिए, जैसे मान के चलिए इस तरीके से, यानी कि जिस जगह पर ये वैद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर होती हैं वहां समान वैद्युत क्षेत्र बनता है। ठीक है, जैसे जब जब बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं या बल रेखाएं, जब वैद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर होती हैं तो समान वैद्युत क्षेत्र बनता है। यानी कि जैसे ये बल रेखा है समान दूरी पर, ठीक है, इनके बीच की दूरी समान है, तो यहाँ पर समान वैद्युत क्षेत्र है, यानी जितना वैद्युत क्षेत्र यहाँ होगा उतना ही वैद्युत क्षेत्र यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, प्रत्येक पॉइंट पर उतना ही वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो जब बल वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत लिख लीजिए, पूरा नाम लिख लीजिए उनका। ठीक है, जब वैद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर होती हैं तो समान वैद्युत क्षेत्र बनता है। और सेकंड, तीसरा, यानी कि जब समझ गए होंगे आप, जब वैद्युत बल रेखाएं असमान असमान दूरी पर होती हैं तो असमान वैद्युत क्षेत्र बनता है। ठीक है, यानी कि जब वैद्युत बल रेखा समान दूरी पर समान बनता है, असमान दूरी पर होती है असमान बनता है। असमान कैसे बनता है तो देखिए, जैसे मान के चलिए ये 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 ठीक है, ये, तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, यानी वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, तो इसमें जो वैद्युत बल रेखा है वो असमान दूरी पर है। जैसे ये तीनों एक जैसी, पर ये डिस्टेंस इनसे दूर हो गई, फिर इससे ये डिस्टेंस, और मतलब इससे ये डिस्टेंस इतनी दूर हो गई, इससे फिर ये इतनी दूर हो गई, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है। जैसे इसमें जो सेम थी उस तरीके से इसमें सेम नहीं है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर जितना होगा उतना यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर जितना होगा उतना यहाँ पर कहीं नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है इसके प्रत्येक पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका। ठीक है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें, प्रत्येक पॉइंट पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो यही होता है, जब वैद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर होती हैं तो समान वैद्युत क्षेत्र बनाती हैं, जब असमान दूरी पर होती हैं तो असमान वैद्युत क्षेत्र बनाती हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा।
समझ में आ गया होगा आपका। तो ये वैद्युत बल रेखाओं के 3 गुण हो गए, ठीक है। अब देखिए चौथा गुण, इसमें क्या होता है कि वैद्युत बल रेखाएं, लिखिएगा आप, वैद्युत कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की, यानी कि जैसे वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, यानी दो वैद्युत बल रेखाएं, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, 3 वैद्युत बल रेखाएं नहीं काटेंगी। तो आप जैसे जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं, मतलब कोई भी वैद्युत बल रेखा 2 लिख लीजिए आप, 2 वैद्युत बल रेखाएं, 2 वैद्युत बल रेखाएं, 2 में ही आपकी समाज सभी आ जाएंगे, 2 नहीं काटेंगे, 3 नहीं काटेंगे, ठीक है। तो यानी 2 वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा 2 होंगी, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, ठीक है। तो मैंने क्यों लिखा, आप 3 भी लिख लीजिए, यहाँ पे 4 भी लिख लीजिए, यानी कहने का मतलब ये चाहे कितनी भी हो वैद्युत बल रेखा, उससे कोई मतलब नहीं है, यानी कितनी भी वैद्युत बल रेखा, लेकिन कोई भी वैद्युत बल रेखा, एक भी वैद्युत बल रेखा किसी भी दूसरी वैद्युत बल रेखा को नहीं काटेगी, क्योंकि अगर काटेंगी, जैसे 3 काटेंगी तो उस पॉइंट पर 3 वैद्य, यानी 3 दिशाएं हो जाएंगी वैद्युत क्षेत्र की। अगर 2 काटेंगी तो 2 दिशाएं हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अगर जब वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटेंगे तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं अलग अलग हो जाएंगी। जैसे मान के चलिए ये कोई पॉइंट आ गया, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए ये आपकी वैद्युत बल रेखा आ रही है इधर से, ठीक है, ये वैद्युत बल रेखा आ रही है आपकी, और ये वैद्युत बल रेखा आ गई आपकी, ठीक है। अब ये पॉइंट मिल गया, मान पी पॉइंट मिल गया। अगर इस पॉइंट पर वैद्युत बल रेखा काटेंगी तो इस पी पॉइंट पर यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा उधर ही होती है जिधर वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है, ठीक है। इस चीज को भी आप लिख लीजिएगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा वैद्युत बल रेखा की दिशा में होती है, ठीक है। तो अब मान के चलिए वैद्युत बल रेखा ये जा रही है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पर ये वैद्युत बल रेखा निकल गई तो इसकी दिशा इधर भी हो सकती है ई, और ये वैद्युत बल रेखा इसकी दिशा इधर भी हो सकती है ई, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, हमेशा एक पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होती है, एक से ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2 वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, यह नहीं काटती हैं। यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा 2 होंगी, जो कि असंभव है, ये असंभव है, ठीक है। तो ये इसका गुण है, यानी कहने का मतलब ये वैद्युत बल रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं 5वें पॉइंट पर। आते हैं 5वें पॉइंट पर। तो 5वां पॉइंट क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी बंद वक्र नहीं बनाती हैं, ठीक है। यानी वैद्युत
वैद्युत बल रेखाएं कभी बंद वक्र नहीं बनाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने टेंथ में पढ़ा था आपने कि जैसे मान के लिए कोई चुंबक है, ठीक है, ये इसका एन है, ये इसका एस है। तो क्या होता है, अगर चुंबकीय बल रेखाएं होती थी, चुंबकीय बल रेखा आपने टेंथ में पढ़ा होगा, वो होती थी, वो एन से निकलती थी और एस में जाती थी, फिर ये चुंबक के अंदर एस से जाती थी एन की ओर। तो इस तरीके से तो यानी कि एक बंद वक्र बनाती थी, यानी बंद वक्र मतलब एक घेरा सा बनाती थी, बंद वक्र बनाती थी। लेकिन वैद्युत बल रेखाएं होती है वो बंद वक्र नहीं बनाती है। यानी कि जैसे ये क्या होती है, अगर पॉजिटिव से निकल रही है तो ये अगर मान के चलिए कोई नेगेटिव है यहाँ पर, तो पॉजिटिव से निकलेंगे नेगेटिव में जाके घुस जाएंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव में जाके घुस गए। नेगेटिव में वैद्युत बल रेखाएं घुसती हैं, प्रवेश करती हैं, पॉजिटिव से वैद्युत बल रेखा निकलती हैं। तो यहाँ से निकली इसमें घुस जाएगी, तो यहाँ से निकली इसमें घुसी, ठीक है। तो ये वापस इधर तो लौट यहाँ पर तो लौट के आएगी, तो ये बंद वक्र थोड़ी बन रहा है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वैद्युत बल रेखाएं कभी बंद वक्र नहीं बनाती हैं, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल होगा, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपकी ये 5वां पॉइंट। अब देखिए, अब आता है आपका 6वां पॉइंट। 6वां पॉइंट क्या है आपका? 6वां पॉइंट है कि जो बल रेखाएं होती हैं, जैसे मान के चलिए आपकी इस तरीके से बल रेखाएं चल रही हैं, ठीक है। तो मान के लिए जब वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी पॉइंट पर आप उसकी स्पर्श स्पर्श लाइन खींचोगे, स्पर्श लाइन का मतलब होता है बिल्कुल टच करती हुई जब इसको लाइन खींचोगे आप इस तरीके से, जैसे आप टेंजेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो टेंजेंट होता है वैद्युत बल रेखाओं का, जो टेंजेंट होता है इस तरीके से, इसका टेंजेंट ये हो जाएगा इस तरीके से, इसका टेंजेंट ये हो जाएगा इस तरीके से, इसका टेंजेंट हो जाएगा ये इस तरीके से। तो यानी कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर अगर हम कोई आवेश रखते हैं, धनावेश रखते हैं, इस पॉइंट पर अगर हम धनावेश रखेंगे, तो धनावेश रखकर उसकी जो स्पर्श दिशा खींचेंगे उसी डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा। कहने का मतलब ये है कि वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर अगर धनावेश रख दिया हमने, अब उस पर फोर्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो उसकी यही वैल्यू हो जाएगी जिस डायरेक्शन में ये है, लेकिन अगर फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे तो वैद्युत बल रेखाओं की टेंजेंट खींच दी, यानी कि स्पर्श रेखा खींच दी से वो जो रेखा की डायरेक्शन होगी वही आपकी वैद्युत बल की, यानी कि उस पॉइंट पर वैद्युत बल की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए कि वैद्युत बल रेखा है रेखा पर, वैद्युत बल रेखा पर किसी बिंदु पर वैद्युत बल रेखा पर किसी बिंदु पर बल की दिशा, वैद्युत बल की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। यानी वैद्युत बल रेखा पर किसी बिंदु पर धनावेश पर, किसी बिंदु पर धनावेश पर, ठीक है, बिंदु पर धनावेश पर वैद्युत बल की दिशा, वैद्युत बल रेखा पर किसी बिंदु पर धनावेश पर वैद्युत बल की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, ठीक है। इस चीज को आप लिख लीजिएगा। तो ये होते हैं आपके वैद्युत बल रेखाओं के गुण,
6 गुण होते हैं, और भी होते हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो 6 गुण है। ठीक है, तो यही 6 गुण होते हैं। तो देखिए, तो आपकी समझ में आ गए होंगे। तो इससे आगे हम आपको कल की क्लास में कराएंगे। ठीक है, इससे आगे हम, ये हो गया। अब इससे आगे हम आपको एक नई चीज़ सिखाएंगे, चार्ज डेंसिटी के बारे में, यानी कि आवेश, यानी आवेशित घनत्व के बारे में, जो होता है हिंदी में बोलते हैं उसे आवेशित घनत्व, उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, चार्ज डेंसिटी के बारे में कल के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट में बताएं, और कोई भी कमी आई हो उसको कमेंट में आप बताएं। ठीक है, और मैंने आज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझाया। तो यानी कि आज मैंने आपको एक तरीके से, जो अब तक हम चार्ज के बारे में पढ़े थे, अब चार्ज के चारों ओर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, बल्ब, वैद्युत बल्ब रेखाएं बनती है, उस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि जैसे हमने, यानी कि हमने पहले आवेश के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने पहले आवेश के बारे में पढ़ा, फिर आवेश के गुणों के बारे में पढ़ा, यानी कि आवेश से रिलेटेड और आवेश पर कैसे बल लगता है उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने आवेश से ही हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि यानी कि इस चैप्टर में हर चीज़ एक दूसरे से मतलब पीछे से लिंक कर रही है। अगर आपने पीछे का नहीं पढ़ा है तो आपकी आगे का समझ में नहीं आया। वैद्युत चित्र कहाँ से बना, किसी ने पूछा वैद्युत चित्र क्या है, तो वैद्युत चित्र के लिए आपको पहले आवेश पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर आवेश के बाद उसके यानी कि जो फोर्स लगता है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर जो फोर्स लगता है कितने रीजन में लगता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी, रीजन जब आएगा उसकी मतलब तब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी। तो ये चैप्टर क्या है कि इसमें एक से एक चीज रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर आपकी समझ में आया होगा, मैंने पढ़ाया इस तरीके से आ गया होगा, लेकिन और भी मतलब इसको बढ़िया करना है तो उसको पहले पीछे के लेक्चर आप देखिए, जब आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। पीछे के भी देखने जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।